स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, डायनामिक। ओके, लुक फ्रंट, सामने देखो, स्माइल प्लीज, सिट प्रॉपरली, सभी बैठो, लास्ट वाली रो ठीक से बैठे, मिडिल रो इधर देखो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स? डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या डिस्कस कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और हमने गॉस लॉ को अप्लाई करके एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। वो क्या आई थी रिजल्ट? इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर आया था। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। आप क्या सुने हो? आप पहले सुन चुके हो कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो वो उसके सरफेस पर ना रह करके, हाँ, वो उसके अंदर ना रह करके उसके सरफेस पर आ जाता है, और कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसकी? ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल मींस हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसकी कैलकुलेट करना है? स्फेरिकल सेल की। किसकी? स्फेरिकल सेल की। कैसी है वो? चार्ज्ड है। तो एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये स्फेरिकल सेल क्या होती है? सुनो मैं बता दूं बेटा, कोई भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, उसको स्फेरिकल सेल कहते हैं। मींस कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, उसको स्फेरिकल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हम डेराइव करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी होल्ड करेगा, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए भी होल्ड करेगा, स्फेरिकल सेल के लिए भी होल्ड करेगा। बस कंडीशन क्या है? वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा जो ये डेराइव करने जा रहे हैं। तो एक ऐसा कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, उसको स्फेरिकल सेल कहते हैं। अब हमें करना क्या है? हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखिए आप लोग, ये कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, जिसकी रेडियस कितनी, जिस पर चार्ज कितना है Q, रेडियस कितनी है R, चार्ज कितना है Q, रेडियस कितनी है R, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ले रहे हैं? बेटा आप जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को कोई चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे ना, तो ये सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए हमें क्या करना है? ये सेंटर O है, सेंटर O से हमें 3 पॉइंट कंसीडर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक A पॉइंट लेना है जो इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर होगा, इसको बोलेंगे इंटरनल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंटरनल पॉइंट। एक हमें पॉइंट B कंसीडर करना है जो सरफेस पर होगा, जिसको हम सरफेस का पॉइंट बोलेंगे। एक पॉइंट C कंसीडर करना है जो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के बाहर होगी, जिसको हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 केसेज में डिस्कस करना है। पहला केस है इंटरनल पॉइंट का, दूसरा केस है दूसरा है सरफेस का, थर्ड है एक्सटर्नल पॉइंट का। और इन तीनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के इंटरनल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सरफेस पर कितनी होती है और एक्सटर्नल पॉइंट पर कितनी होती है, ये कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट हमने A ले लिया, एक पॉइंट B, एक पॉइंट C। तो चलो सबसे पहले, हाँ ये देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q/4 पाई R स्क्वायर। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे? A पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
ए पॉइंट से पास होता हुआ एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, इसको क्या नाम दे दिया, S1। क्या दे दिया, S1। अब इस S1 सरफेस का पर एक पॉइंट ए है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से स्मॉलर है, कैपिटल आर से स्मॉलर है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखिए केस 1, इधर देखिए केस 1। केस 1 में है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसको कौन सा पॉइंट हमने बोला है, इंटरनल पॉइंट। क्या बोला है, इंटरनल पॉइंट। तो जब भी आपसे कहा जाए कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब वो इंटरनल पॉइंट है, सेल के अंदर कोई पॉइंट लिया गया है, वहां डिस्कशन हो रहा है। अब यहां से होता हुआ हमने देखिए गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लिया। देखिए ये गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, सेंटर है, ये डिस्टेंस आर है। यहाँ पर हमने एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल ds है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लिया। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री। देखिए E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा Q इंक्लूड कितना है, अब देखिए इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा E ds cos 0 इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये E जो है हर एक पॉइंट पे इसके सेम होगा, E इंटीग्रेशन के आउटसाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा E इंटू ds क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ds जो है वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का, ds क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू Q इंक्लूड। देखिए देखिए क्या इसके अंदर कोई नेट चार्ज है, देखिए जो भी आपने चार्ज दिया है उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना, नेट चार्ज 0 है। तो जब भी किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो हमेशा उसके सरफेस पर आ जाता है, अंदर नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो नेट चार्ज कितना है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए ये 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी, 0। E की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक बार फिर से देख लो बच्चों, ए पॉइंट से होता हुआ एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। ए पॉइंट पर ds की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब हमें यहाँ पर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए डॉट भी होता है AB cos थीटा, ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू Q इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ds इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q इंक्लूड 0 हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से E की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो E की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगी। इसका ये कंक्लूजन हुआ कि यहाँ सेंटर से लेकर के सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ ग्राफ में देखिए, ग्राफ देखिए, ये आपका सेंटर O है, ये सेंटर O है, और ये देखिए ये सरफेस है। देखिए ये सेंटर से ये सरफेस है, सेंटर से सरफेस तक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, यहाँ भी सेंटर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सेंटर से सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। तो इससे क्या कंक्लूजन आया, सुनिए सभी स्टूडेंट्स, जब भी किसी कंडक्टर को चाहे वो जिस शेप का हो, चाहे जिस साइज का हो, हाँ, जब भी कोई चार्ज देते हैं वो चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पर रिजाइड करता है और उसके इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। लेकिन याद रखना, ये पॉइंट केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नहीं। किसी वायर में करंट फ्लो कर रही तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वायर के अंदर, ये बात ध्यान रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा कि किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। देखिए ये 0 है। ये रहा आपका पहला केस। तो पहला केस में आपने देखा कि किसी कंडक्टिंग सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब सेकंड पॉइंट देखिए,
सेकंड पॉइंट में हमें पॉइंट बी पर निकालना है। देखिए पॉइंट बी पर निकालना है। पॉइंट बी कहां पर है? सरफेस पर है। क्या है? पॉइंट बी सरफेस पर है। तो अब सरफेस पर देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ये सरफेस पर है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस यही हो जाएगा। ये अब ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। देखिए ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ये देखिए एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? इधर देखिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q इंक्लूड में टोटल चार्ज आ जाएगा जो उसके सरफेस पर है। क्या आ जाएगा? Q इंक्लूड में क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। Q इंक्लूड में टोटल चार्ज आ जाएगा जो इस स्फीयर पर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q इंक्लूड जो चार्ज होगा जो आपने कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल को दे रखा है हम लोगों ने, वो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा E ds cos 0, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हर एक पॉइंट पर सेम होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, इसके हर एक पॉइंट पर सेम होगा। तो इसको इंटीग्रेशन से हम आउटसाइड में निकाल लें, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds cos 0 1 होता है, ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। और देखिए ds की वैल्यू इस सरफेस का पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा क्या? 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ds कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का, कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से E कितना आ जाएगा? E आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से E इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आ जाएगा? E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को E रहने दीजिए, ds 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कहां पर? सरफेस पर। कहां पर हो जाएगा? सरफेस पर। तो देखिए ये सरफेस के जितने भी पॉइंट हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर होता है। आप कहोगे सरफेस का मतलब क्या हुआ? सरफेस मतलब एक दो एटॉमिक लेयर की थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या है? मैक्सिमम है, कितना है? KQ अपॉन r स्क्वायर, KQ अपॉन r स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या है? मैक्सिमम है। ग्राफ में देखिए सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये हो गया किसी कंडक्टिंग सरफेस, किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? सरफेस पर हो गया। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए देखिए आपने देखा कि कंडक्टर के सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। क्या? Q अपॉन r स्क्वायर। तो इसको देखिए हम क्या राइट कर सकते हैं? इधर देखिए एक सेकंड का है, इक्वल टू, इसको हम राइट कर सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? ये जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है 1 अपॉन 4 प्लस Q अपॉन r स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया। ये क्या है? ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन
देखिए ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा होता है क्यू अपान 4πr²। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। तो देखिए सरफेस पर जो फील्ड आ गई, ये सरफेस पर जो फील्ड आ गई, ये आ गई ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गई? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप या साइज का हो, अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है? E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करे? सिग्मा पर। अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसका मतलब ये हो गया जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी कंडक्टिंग सरफेस पर, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। तो अगर वो कंडक्टर नुकीला है, शार्प पॉइंट का है, तो उसका एरिया कम होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्ट्रांग होगी। तो याद रखना जैसे कोई त्रिशूल शेप का कोई कंडक्टर है या कोई नुकीला शार्प पॉइंट टाइप का कोई कंडक्टर है, तो वहां पर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी स्ट्रांग होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्ट्रांग होती है। और जब इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आसपास के एयर कंडक्टर हो जाए तो उसका सारा चार्ज एयर में चला जाता है, जिसको आप लोग कोरोना डिस्चार्जिंग बोलते हो। क्या बोलते हो? कोरोना डिस्चार्जिंग। तो ये आपका आ गया कंडक्टिंग सरफेस के कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। वो ग्राफ में ये शो किया गया है। तो चाहे आप इसको ऐसे याद रखेंगे चाहे ऐसे याद रखेंगे। अब केस थर्ड हमें लेना है सी पॉइंट पर। केस थर्ड कहां लेना है? सी पॉइंट पर। सी कौन सा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट। ये बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे आप? सी पॉइंट का डिस्कशन कैसे करेंगे? देखिए पॉइंट सी पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अब हमें पॉइंट सी का डिस्कशन करना है। कहां से डिस्कस करना है? पॉइंट सी पर देखना है, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक, तो देखिए पॉइंट सी ये इस कंडक्टिंग सेल के बाहर है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसके लिए मैं आपको रूल सेल थ्योरम बता चुका हूं। आप चाहे उस सेल थ्योरम को अप्लाई कर लीजिए या हम यहां से गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का केस है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब हमें एक्सटर्नल पॉइंट पर बात करनी है। देखिए ओ सेंटर हो गया, सी ये है, तो सी से होता हुआ गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ओ ये हो गया, सी हमारा पॉइंट हो गया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां से होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है? आर है। कितनी डिस्टेंस है? आर है। ये यहां से हम होता हुआ गॉसियन सरफेस लेंगे। अब एक गॉसियन सरफेस यहां से ऐसे पास होगा तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? जो इस स्फीयर का चार्ज है क्यू, कितना चार्ज आ जाएगा? क्यू इसके अंदर टोटल चार्ज आ जाएगा। इसके अंदर चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब ये आर है, ये सी पॉइंट है, इसके अंदर टोटल चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहां पर हम एक एरिया वेक्टर ले लेंगे। यहां पर हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया। ये देखिए हमने यहाँ एक एरिया एलिमेंट ले लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोड। देखिए अब क्यू इनक्लोड हमने ये गॉसियन सरफेस लिया है, ये तो इसके अंदर ये पूरा चार्ज आ जाएगा जो इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का है। तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्यू इनक्लोड के विषय में ध्यान रखना। अब ये टोटल चार्ज आ जाएगा, इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस जीरो। देखिए ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां से ई यूनिफॉर्म है,
हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी इसके हर एक पॉइंट पर, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, और ये हो जाएगा ds इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा E इंटू 4πr²। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr² इक्वल टू क्या आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखिए देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r²। इधर देखिए क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू q इन कोलर ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E ds का 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा E आउटसाइड आ जाएगा, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इसका, तो हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E आ जाएगा 1/4 q अपॉन r²। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, E प्रोपोर्शनल 1/r² है, देखिए E प्रोपोर्शनल 1/r² है। देखिए तो एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्रोपोर्शनल 1/r²। देखिए ग्राफ में देखिए E प्रोपोर्शनल 1/r² है, यहाँ देखिए E प्रोपोर्शनल 1/r² है, E प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखिए, ये तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, देखिए ऐसा भी सोच सकते हैं, इसके टोटल चार्ज को इसके सेंटर पर रख दो, ये O हो गया, टोटल चार्ज को इसके सेंटर पर रख दो, और यहां से r डिस्टेंस पर पॉइंट C ले लीजिए, r डिस्टेंस पर पॉइंट C ले लीजिए, और फिर आप पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 1/4πε0 q अपॉन r², ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी को हमने सेल थ्योरम आपको बताया था, क्या बताया था, सेल थ्योरम बताया था। इसका मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए एक कंडक्टिंग सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, जिसमें उसके पूरे चार्ज को उसके सेंटर पर अज्यूम कर करके और हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखिए सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया, सरफेस पर, मिनिमम कहाँ आया, आउटसाइड, इनसाइड में क्या आया, 0। अब ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ये सेंटर हो गया, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस के बाहर E प्रोपोर्शनल 1/r² है, पॉइंट चार्ज की तरह वेरिएशन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज का कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, चाहे वो जिस शेप और साइज का हो, उसका टोटल चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है, उसके अंदर चार्ज 0 होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर 0 होती है, चाहे वो जिस शेप का हो, चाहे जिस साइज का हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन ये बात इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होगी। अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो कर रही है, वहां ये मत कहना कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ऐसा होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो अब आप देखिए स्फेरिकल सेल के अंदर ये आएगा, स्फेरिकल सेल में देखिए, तो ये स्फेरिकल सेल का डिस्कशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके।